नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो उस फोटोग्राफ़र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो अपने छोटे से काम को एक बड़े फोटोग्राफी बिजनेस में बदलना चाहता है। अगर आप भी अकेले काम कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज हम पूरी डिटेल में समझेंगे कि टीम क्यों बनानी चाहिए। देखिए, अकेले तो काम करते हैं आप लोग, लेकिन अकेले के साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा एक कैमरा हैंडल कर सकते हैं, एक वेडिंग कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पूरी एक टीम होगी तो आपका काम एक्सपोनेंशियल तरीके से जो है आगे बढ़ेगा। तो अब सवाल उठता है कि टीम मेंबर कहाँ से लाएं, सही लोगों का सिलेक्शन कैसे करें, फ्रीलांस जिनके पास अपना कैमरा हो उनको कैसे यूज़ करें, पेमेंट मॉडल क्या रखें, ट्रेनिंग कैसे दें और एक लॉन्ग टर्म स्टेबल टीम कैसे बनाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे, तो इस वीडियो में बने रहिएगा आखिरी तक। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले ये समझिए कि टीम बनाना क्यों ज़रूरी है। अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो आपकी लिमिट फिक्स है। आप एक समय में एक ही शादी शूट कर सकते हैं। एडिटिंग, क्लाइंट हैंडलिंग सब कुछ खुद करना पड़ता है। ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप टीम बनाते हैं, आप एक साथ मल्टीपल शूट कर सकते हैं, टाइम डिवाइड हो जाता है, इनकम मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी सिंपल फार्मूला, टीम इज इक्वल टू स्केल प्लस स्टेबिलिटी प्लस इनकम ग्रोथ। मतलब कि जैसे ही आपने टीम बनाई, आपका स्केल बढ़ेगा, आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी और आपकी इनकम की ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। तो सवाल उठता है कि टीम में किन किन रोल्स की ज़रूरत होती है। तो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी टीम में ये लोग होने चाहिए। पहला तो एक मेन फोटोग्राफ़र, जो कि इसका काम आप खुद कर सकते हैं। दूसरा है सेकंड शूटर। तीसरा एक कैंडिड फोटोग्राफ़र। चौथा एक वीडियोग्राफ़र। फिर उसके बाद फ़ोटो एडिटर, वीडियो एडिटर, एल्बम डिज़ाइनर, हेल्पर, लाइटमैन। इतने लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके आपकी अपनी एक टीम बिल्ड हो पाती है। तो शुरुआत में आप 2-3 लोगों से भी शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे आपका कारवां बढ़ता जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि टीम मेंबर कहाँ से लाएं, कहाँ से मिलेंगे हमें इतने सारे लोग। तो इसके लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। आपका लोकल मार्केट है, आपके शहर में छोटे छोटे फोटोग्राफर, शादी में काम करने वाले, हेल्पर्स, स्टूडियो के असिस्टेंट्स, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि ऑलरेडी इस तरह का काम कर रहे होंगे। उसके बाद है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम। उसके बाद होता है फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस। और आप एक सिंपल पोस्ट डालिए कि लुकिंग फॉर असिस्टेंट ऑब्लिक फ्रीलांस फोटोग्राफर। देखिएगा आपके पास लाइन लग जाएगी ऑफर्स की, और उनमें से आप अपनी ज़रूरत का कोई भी एक सही आदमी अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका अपना यूट्यूब चैनल है तो आप अपने यूट्यूब चैनल पे वहाँ भी इस तरह की डिमांड कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको लॉयल लोग मिल जाएंगे। देन उसके बाद अगर आपके घर के आसपास, हालांकि हर शहर में तो ये फैसिलिटी नहीं होती फिर भी, लेकिन अगर मान लीजिए कहीं कोई फ़ोटोग्राफी इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ बच्चे फ़ोटोग्राफी सीख रहे हों, वहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको नए नए फ़ोटोग्राफर्स मिल सकते हैं। और एक स्मार्ट स्ट्रेटजी ये है कि आप तो एक ऐसे फ्रीलांसर को ढूंढिए, ऐसे लोगों को ढूंढिए जिनके पास खुद का कैमरा हो, जिनके पास खुद के अपने पास जो थोड़ी छोटी मोटी फ़ोटोग्राफी करते आ रहे हों, उनको अपनी टीम में जोड़ लीजिए। और उसके बाद जो है सबसे पावरफुल प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी को समझिए आप, कि मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपना खुद का कैमरा है, बेसिक नॉलेज है, लेकिन उनके पास क्लाइंट्स नहीं है। इसलिए क्योंकि मार्केट में नए हैं, हो सकता है वो कहीं से फ़ोटोग्राफी सीख के आए हों, कैमरा भी उन्होंने अरेंज कर लिया हो, लेकिन अभी उनके पास वो तजुर्बा नहीं है, तो उनके पास मार्केट नहीं है। तो वो आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, और ऐसे लोगों की आप तलाश में रहिए। अगर ये लोग आपकी टीम में जुड़ जाते हैं तो आपका काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा। तो आप ऐसे लोगों को अपनी टीम में जोड़ सकते हैं। यह मॉडल क्यों बेस्ट है, इस बात को समझिए। देखिए, अगर आप फ्रीलांसर को अपनी टीम में जोड़ते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको कैमरा खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो जाता है, रेडीमेड स्किल्ड लोग मिल जाते हैं। अब देखिए, आपके पास क्लाइंट है, उनके पास कैमरा है, प्लस दोनों मिला के एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसमें आपका कम से कम इन्वेस्टमेंट से आपका टर्नओवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और देखिए, इसमें क्या होता है कि एक विन विन सिचुएशन आ जाती है कि सामने वाले के पास कैमरा है लेकिन उसके पास ऑफ़र नहीं है, जॉब नहीं है, उसके पास उतने ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं हैं।
आपके पास ऑर्डर्स तो हैं क्योंकि आप इस्टेब्लिश हो चुके हो मार्केट में, लेकिन आपके पास काम करने वाले आदमी नहीं हैं और शुरू में आपके पास कैपिटल भी नहीं है। तो ये दोनों लोग मिलके आप मार्केट में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि फ्रीलांस को कैसे अपने उसमें टीम में शामिल कर रहे हैं, एम्प्लॉय की तरह नहीं बल्कि उनको अपना एसोसिएट, पार्टनर और माइंडसेट के साथ जोड़िए। आप उनको यह मत समझिए कि वो आपका कोई मुलाजिम है या आपका कोई वर्कर है, उसको आप अपना एक पार्टनर समझिए, उसको ऐसा फील कराइए कि आप मेरे साथ काम कर रहे हो, मेरे नीचे काम नहीं कर रहे हो। इससे क्या होता है कि लॉयल्टी बढ़ती है। अब टीम मेंबर का सिलेक्शन कैसे करें? टीम मेंबर का सिलेक्शन करने के लिए 5 चीज़ें आपके टीम मेंबर में बहुत ज़रूरी है। उसको चेक करके ही अब आप उसको अपनी टीम में शामिल कीजिए। उसमें सबसे पहला आता है उसका एटीट्यूड, मतलब उसमें सीखने की इच्छा या कुछ करने की इच्छा है, नहीं खाली नाम के लिए अगर आपकी टीम में शामिल हो गया तो आपके किसी काम का नहीं रहेगा, बल्कि आपके ऊपर एक लायबिलिटी बन जाएगा। देन दूसरा नंबर है आपका जो टीम मेंबर हो उसकी बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसको बेसिकली जो एक फ़ोटोग्राफी के बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं, जैसे कि एक्सपोजर है, फोकस है, फ्रेमिंग है, ये सारी चीज़ें उसको आनी चाहिए। देन बिहेवियर मतलब उस पर्सन का जिसको भी आप अपने टीम में लेने जा रहे हैं, उसको क्लाइंट के सामने कैसा बिहेव करेगा, लोगों के बीच में कैसा बिहेव करेगा, उसका खुद का आचरण कैसा है, उसके एटिकेट्स कैसे हैं, वो हाई सोसाइटी के बीच में मूव करने के लायक है या नहीं है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर होना चाहिए। देन उसके बाद डिसिप्लिन कैसा है उस आदमी का, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, टाइम पर आएगा कि नहीं आएगा। और 5वीं चीज़ है आपकी कि प्रेशर हैंडलिंग कैसी कर सकता है। मतलब वेडिंग में क्या होता है, इतनी आपाधापी रहती है, भीड़ का प्रेशर रहता है, क्लाइंट्स का प्रेशर रहता है, रिलेटिव्स का प्रेशर रहता है। उस वाले प्रेशर्स को वो कितना हैंडल कर पाएगा, अगर वो हैंडल कर सकेगा तो ही वो आपके काम का है, अदरवाइज़ वो आपके काम नहीं आएगा। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि पेमेंट मॉडल क्या रखेंगे। देखिए, अगर आपको टीम बनानी है ना, तो ये एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है कि आप अपने टीम मेंबर को पेमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे तरीका सही कौन सा है इसमें, तो आप इसमें 3 तरीके यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला तो होता है कि देखिए आप उसकी फ़िक्स सैलरी कर दीजिए कि महीने का आपको मैं 15,000, 20,000, 25,000 जैसा आपका काम हो, जैसा उस लड़के की कैपेबिलिटी हो, उसके हिसाब से आप फ़िक्स कर दीजिए। फिर दूसरा ये हो कि आप उसको पर शूट पेमेंट दे सकते हैं। पर शूट के हिसाब से मतलब जितनी बार आपने बुलाया तो 1,000 रुपये से लेके 3,000 पर डे का जो भी आपका सूट करता हो वो आप उसको ऑफ़र दे दीजिए कि मैं जितनी बार तुम्हें बुलाऊंगा उतनी बार मैं ये वाला तुम्हें ऑफ़र दूंगा। उसके बाद अगर आपका काम ओकेजनल हो, मतलब जैसे कि देखिए शादियां कोई पूरे साल तो होती नहीं है, महीने में भी रोज़ नहीं होती हैं, तो आप उसको ओकेजनल बेसिस पे ऑफ़र दे सकते हैं, कमीशन और प्रॉफिट बेसिस पे। कि जैसे मान लीजिए जितनी बार मैं तुम्हें बुलाऊंगा, मेरा जो भी टर्नओवर रहेगा, जो भी मेरा कलेक्शन रहेगा, उसमें से 20%, 30%, 40% जो भी होगा आप उसको बांध दीजिए। और ये जो है ना, ये ऑफ़र सबसे पावरफुल रहता है क्योंकि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के लिए बहुत सही रहता है। सामने वालों को भी लगता है कि मैं इनका एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं इनका मुलाजिम नहीं हूँ, मैं इनका शेयर होल्डर हूँ, जितना मैं काम करूँगा उतना ज़्यादा मैं अर्न करूँगा। तो इससे क्या होता है कि टीम मेंबर आपका खुद भी जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगता है और इससे आपकी जो होती है ना पूरे टीम में ग्रोथ के लिए एक इंटरेस्ट डेवलप होता है कि मैं भी आगे बढ़ूँगा और जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ वो भी आगे बढ़ेगा। उसके बाद फिर आता है कि आप टीम को ट्रेन कैसे करें, क्योंकि मान लीजिए टीम तो आपने बना ली, लेकिन आपका अपना एक स्टैंडर्ड है फोटोग्राफी का, अपना एक स्टाइल है काम करने का। तो आपको आपके टीम मेंबर्स को अपने हिसाब से जो आपकी जो जिसको बोलते हैं ना, एक बड़ा अच्छा सा वर्ड है, जो आपकी शैली है, जिस स्टाइल से आप काम करते हैं, जिस स्टाइल के लिए आप जाने जाते हैं, वो स्टाइल आपको अपनी टीम को जो है ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। तो टीम को ट्रेन कैसे करना है, भले ही उनके पास खुद का कैमरा हो, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हो सकता है वो आपके यहाँ कहीं से सीख के आया हो, बेसिक नॉलेज लेके आया हो, लेकिन क्या होता है कि फ़ोटोग्राफर्स के माइंडसेट भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप उसको अपने पास बुलाएं तो सबसे पहले आप उसको अपने तरीके से ट्रेनिंग देना शुरू कीजिए। तो ट्रेनिंग देने के देखिए क्या क्या तरीके होते हैं। सबसे पहला तो ये होता है जिसको बोलते हैं हम लोग शैडो ट्रेनिंग।
शैडो ट्रेनिंग मतलब उसको अपनी परछाई बना लीजिए, उसे अपने साथ ले जाइए हर जगह, जहाँ भी आप जाएं उसको अपने साथ ले जाएं और उसको बोलिए कि मुझे ऑब्ज़र्व करो। लेकिन साथ साथ में आप भी उसको ऑब्ज़र्व करते रहिए कि उसका एटीट्यूड क्या रहता है, आपके साथ वो आया है कैसा सीख रहा है। साथ में उसको बताइए कि जो जो आप छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं वहाँ पे, उन सब चीज़ों को उसको ऑब्ज़र्व करने बोल दीजिए कि जैसे मैं लोगों से बात करता हूँ, जैसे मैं कैमरा पकड़ता हूँ, जैसे मैं लाइट सेटअप लगाता हूँ, सब तुम देखते रहो और मेरे स्टाइल को कैप्चर करो। क्योंकि होता क्या है कि कैमरामैन तो देखिए बहुत सारे होते हैं, लेकिन हर कैमरामैन का स्टाइल अलग होता है। आप किस एंगल से शूट करते हैं, आप किस मोमेंट पे शूट करते हैं, आप किस चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, वो सारी चीज़ें आपके एसोसिएट के दिमाग में घुसते रहना चाहिए कि हम जिसके साथ काम कर रहे हैं उसका वर्किंग स्टाइल क्या है। उसके बाद जब वो थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाए, आपके स्टाइल में काम करने लग जाए, तो उसको छोटे छोटे स्मॉल टास्क देना शुरू कर दें। जैसे कि उसको मेन शादी या मेन फंक्शन के अलावा जो छोटे छोटे शॉट्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए गेस्ट की गैदरिंग है, उनके बीच में भेज दीजिए कैमरा लेके, गेस्ट की फ़ोटो खींचो, या आप उसको गेट पे खड़ा कर दीजिए, जो गेट पे जितने लोगों की एंट्री हो रही है उनकी फ़ोटोज़ लेगा। या और भी आपके मेन फंक्शन के हट के जो दूसरे ओकेजन्स होते हैं वहाँ पर उसको शूट करने को बोलिए। और घर लौट के आने के बाद आपका उसका किया हुआ काम जो है एसेस कीजिए कि उसने कैसा काम किया है, उससे आपको समझ में आएगा कि उसकी ग्रूमिंग कैसे हो रही है। उसके बाद आपके कुछ स्मॉल इवेंट्स मिलेंगे आपको, जैसे कि मान लीजिए किसी के घर में बर्थडे फंक्शन है, या किसी का रिटायरमेंट पार्टी है, या किसी की हाउस वार्मिंग सेरेमनी है, वहाँ पे आप धीरे धीरे उसको अकेला भेजना शुरू कीजिए। जब अकेला इंडिपेंडेंट काम करेगा ना, तो ही उसके अंदर एक तरह का फियरलेस वर्किंग का उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ पाएगा। क्योंकि ये शूट ऐसे होते हैं, देखिए हालांकि तो शूट सारे ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। उसको आप सही तरीके से बाद में फीडबैक देके सही भी करा सकते हैं। क्योंकि देखिए आजकल के कैमरे और आजकल की जो जितने भी सिस्टम्स हैं, चाहे वो फ्लैश हो चाहे कैमरा हो, उसमें इतनी तो खासियत रहती है कि मान लो अगर कोई गलती भी करेगा तो ब्लंडर नहीं होगा, उसमें प्रेजेंटेबल पिक्चर्स तो आ ही जाएंगे। उससे गलती क्या होगी कि एंगल सही नहीं होगा, टाइमिंग सही नहीं होगा, वो चीज़ें आप बाद में मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन अभी इवेंट जो आपका मेन इवेंट होते हैं, वेडिंग वगैरह होता है, उसमें अभी आपको एकदम से उसको भेजने की ज़रूरत नहीं है। उसको पहले थोड़ा सा ट्रेंड हो जाने दीजिए, और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसके बाद आप उसको मेन इवेंट में इंडिपेंडेंट काम भी दे सकते हैं। उसके बाद फीडबैक सिस्टम ज़रूर रखिए। जितनी बार भी वो फ़ोटोग्राफी करके आए, आप उसको अपने साथ में बिठाइए, उसकी चीज़ को रिव्यू कीजिए, लैपटॉप पे करिए, उसको सामने बिठाइए, और जितने भी उसने शूट किए हैं उसके एक एक स्नैप्स को उसके सामने रिव्यू करिए, और कहाँ क्या अच्छा है उसके लिए उसको शाबाशी दीजिए, और कहाँ सुधार की ज़रूरत है उसको बताइए कि यहाँ पर ये कमी है, अगली बार में आपको ये सही करना है। तो उसका दिन पर दिन इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। सिस्टम और रूल्स बनाना भी बहुत ज़रूरी है। आपको अपने जितने भी टीम मेंबर हैं उनके लिए आप सिस्टम्स बना के रखिए, रूल बना के रखिए, और उस सिस्टम और रूल्स का खुद भी पालन कीजिए। कि देखिए खाली उपदेश देने से कुछ नहीं होता, जब भी आप नियम को खुद फॉलो करेंगे तो आपके जितने भी एसोसिएट्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, उस रूल्स को वो ज़रूर फॉलो करेंगे। उसके बाद आपको कुछ चीज़ें जो है क्लियर टर्म्स में रखना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि क्लाइंट किसका होगा, क्लाइंट आपका होगा, डाटा किसके पास रहेंगे, डाटा आपके पास रहेंगे, एडिटिंग कौन करेगा या फिक्स कर दीजिए, पेमेंट की टाइमलाइन क्या होगी आप ये फिक्स कर दीजिए, पेमेंट कितना किसका होगा, वर्क बेसिस पे होगा, कमीशन बेसिस पे होगा, मंथली बेसिस पे होगा, ये सब कुछ अगर आप रिटर्न में रखेंगे तो आपको लॉन्ग रेंज में जाके किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, और एक क्लियर एग्रीमेंट रहेगा आपको और आपके टीम मेंबर के बीच में, रिटर्न एग्रीमेंट रहेगा, तो उसमें एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी, आपको आगे जाके कभी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद टीम को लंबे समय तक कैसे बना कर रखें, देखिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने अपनी टीम के लोगों को इंडक्ट तो कर लिया, लेकिन वो आपके पास छोड़ के ना जाएं, आपके पास लंबे समय तक बने रहें। ये किसी भी
कंपनी का मैं बोलूँगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे आपकी भी एक कंपनी है, आपकी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए जहाँ भी कुछ लोग काम करते हैं वो कंपनी बन जाती है, ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। तो आपके यहाँ भी मान लीजिए 7-8 लोग काम कर रहे हैं, 4-5 लोग काम कर रहे हैं, तो आपकी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसमें आपके टीम मेंबर्स आपको छोड़ के ना जाएं, क्योंकि आपने उसमें मेहनत की है, आपने उनको ग्रूम किया है। तो आपकी एक कोशिश होना चाहिए कि ये लोग आपको लंबे समय तक आपके साथ रहें, आपको छोड़ के ना जाएं। तो उसके लिए कुछ गोल्डन रूल बना दीजिए जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्दी तरीके से रन करने के लिए होते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो आप अपने हर टीम मेंबर को रिस्पेक्ट दीजिए। रिस्पेक्ट मतलब हर एम्प्लॉय को आप बराबर का दर्जा दीजिए, उसको इज्जत दीजिए, उसको मान सम्मान दीजिए। उसको ये ना लगे कि मैं तो इनका एक मुलाजिम हूँ, ये मेरे से हमेशा इल ट्रीट करते हैं। गलती करता है तो आप उसको आप बता सकते हैं, लेकिन देखिए दो चीज़ होती है। डांटना भी सही वर्ड है, डांटना गलत वर्ड नहीं है। अगर गलती किया है आप उसको डांट लगाइए, बच्चा समझ कर डांट लगाइए, सबॉर्डिनेट समझ के नहीं, अपना बेटा समझ कर डांटिए। और डांट में आपके ह्यूमिलिएशन नहीं होना चाहिए, धिक्कार नहीं होना चाहिए। आप उसको प्यार से समझाइए, डांटिए ज़ोर से कि आगे गलती करेगा तो भगा तेरे को यहाँ से। उसमें प्यार भी झलकना चाहिए आपकी डांट में, ठीक है। लेकिन आपको कभी भी किसी अपने जो जूनियर है आपका, उससे ऐसा बिहेव मत करिएगा कि उसको लगे कि मैं ह्यूमिलिएट हो रहा हूँ या 4 आदमी के सामने मेरी इन्होंने बेइज्जती कर दी है। वो आपके साथ बना रहेगा, आपकी डांट सुन सुन के वो ग्रूम होता रहेगा और ऐसे ही सीखेगा। देन नेक्स्ट चीज़ जो है, किसी भी टीम मेंबर को अपने साथ तक सस्टेन करने के लिए कि टाइम पर पेमेंट दीजिए आप। देखिए कई बार ऐसा होता है, लोग अपनी कमाई का रोना रोने लगते हैं, अरे मेरे तो पैसे ही अटके हुए हैं, मेरे क्लाइंट ने मेरे को पैसे नहीं दिए तो मैं तेरे को कहाँ से दूँ। ऐसा मत करिए। देखिए आप पुराने बिजनेसमैन हैं, आप पुराने फ़ोटोग्राफ़र हैं, आप 2-3-4 साल से काम कर रहे हैं, तो अपने पास इतना कैपिटल रखिए कि भले आपको क्लाइंट पेमेंट करे या ना करे, लेकिन आप अपने जूनियर्स को समय पे पैसा ज़रूर दें। जो आपने तारीख बांध रखी है, पहली तारीख, तीसरी तारीख, 5वीं तारीख, जो भी है, उस तारीख को आपके एम्प्लॉई को पेमेंट ज़रूर मिल जाना चाहिए। अगर आपने एक बार पेमेंट रोकना शुरू कर दिया ना, तो कल को आपको छोड़ के चले जाएगा। दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपने हर टीम मेंबर को ग्रोथ का मौका दीजिए। मतलब अगर मान लीजिए कल तक वो लाइटमैन है तो बहुत जल्दी से जल्दी उसको आप कैमरामैन बनाइए। अगर कैमरामैन है तो उसको बहुत जल्दी से वीडियोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी सिखाइए, उसको एडिटिंग सिखाइए। उसको लगना लगे कि हर साल मैं धीरे 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 ग्रूम हो रहा हूँ। और एक बात मैं आपको और समझा दूँ, आपको ये मन में डर कभी नहीं होना चाहिए कि ये मैं इतना सिखा दूँगा तो ये मुझे छोड़ के चला जाएगा। और देखिए छोड़ के जाना होगा, वो कभी भी चला जाएगा, लेकिन अगर आपने छोड़ के कहाँ जाएगा, कहीं कमाने के लिए तो जाएगा ना, 4 पैसे कमाने के लिए जाएगा। तो जब वो पैसे आप ही दे रहे हैं, उसको वो मान सम्मान भी दे रहे हैं, एक सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। क्योंकि किसी भी इंसान को 2-3 चीज़ों का भूखा होता है। एक तो परमानेंट जॉब का भूखा होता है। परमानेंट मतलब ये नहीं कि वो बदतमीजी भी करे तो आप उसको टॉलरेट करते रहें, लेकिन उसको ये एश्योरेंस रहना चाहिए कि मेरे को यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ तो कम से कम लंबे समय तक मैं यहाँ पे काम कर पाऊँगा। उसी तरीके से अगर उसको एक अच्छी ग्रोथ का एक प्रॉस्पेक्ट मिलता है कि इस साल मुझे ये सैलरी मिल रही है, अगले साल मुझे ये सैलरी मिलेगी, उसके अगले साल मुझे ये मिलेगी, तो धीरे धीरे वो आपके साथ रमता जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि इस तरह के एम्प्लॉयज़ भले आपके टीम में कितने ही क्यों ना हो गए हों, लेकिन हर साल कम से कम 1 से 2 नए लोग ज़रूर जोड़िएगा। उससे क्या होता है कि आपकी किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रहती। देखिए जैसे जब थोड़ा सा जो पुराना हो जाता है, थोड़ा सा जो एक्सपर्ट हो जाता है ना, एक ह्यूमन नेचर है, थोड़ा सा घमंड तो आदमी में आता है और वो कभी भी आपको डिक्टेट कर सकता है कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा। तो ये तो आप कभी किसी के बर्दाश्त करिएगा ही मत। अगर कभी बोलता है कि मैं छोड़ कर चला जाऊंगा, उसको बोलिए बेटा बेहतर है तू आज चला जा, मुझे इस तरह के लोगों की ज़रूरत नहीं। उसको ये बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आना चाहिए कि मैं चला जाऊंगा तो इनका काम बंद हो जाएगा। उसके बिल्कुल भरोसे मत रहिए। आप हर साल एक दो नए लोग तैयार करते रहिए और उसको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैं नहीं रहूँगा तो इस पास एक लंबी फ़ौज है, वो मेरी जगह ले लेंगे और मेरे से अच्छा काम करके दिखाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो सबसे बड़ी गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए, उस पर मैं आपको थोड़ा सा फोकस दिलाता हूँ।
नॉर्मली क्या होता है कि हमने अपने टीम में किसी को बुलाया, उसकी बातों पे भरोसा कर लिया कि बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी करता है, और बिना किसी हमने अपनी ट्रेनिंग के उसको शूट पे भेज दिया। पता चला कि वो नहीं कर पाया जो हम चाहते हैं, हमारा नाम ख़राब हो जाएगा ऐसे में। तो सबसे पहले उसको कभी भी इंडिपेंडेंट ऐसे मत भेजिएगा कि वो आपका मतलब वहाँ पे नाम ख़राब हो जाए। उसको सिर्फ मतलब उसकी बातों में मत आइए, पहले उसको 2-4 बार अपने साथ टेस्ट लीजिए। जहाँ भी आप जाते हैं उसको एज ए बैकअप कैमरा मैन रखिए, और आप घर आके रिव्यू करते रहिए कि उसकी प्रोफिशिएंसी कैसी। क्योंकि कुछ लोग ऑलरेडी सीख के आए हुए होते हैं, हो सकता है कि पहले दूसरे शूट में ही वो आपका दिल जीत ले, लेकिन फिर भी वो अपने आप को चाहे कितना ही अच्छा एक्सपर्ट क्लेम करता हो, बिना किसी ट्रायल के आप उसको इंडिपेंडेंट शॉट पे मत भेजिएगा। उसके बाद कभी भी सस्ता देख के हायर मत करना। आपको लगता है यार ये तो बहुत कम में काम करने को तैयार हो रहा है, मैं इसको रख लेता हूँ, मेरे पैसे भी बचेंगे, एक मतलब सस्ता सा आदमी मिल जाएगा। नहीं, आप उसका टैलेंट देखिए, उसका आईक्यू देखिए, उसके अंदर काम करने की कितनी ज़ील है वो देखिए, और कितना उसमें आगे बढ़ने की भूख है वो देखिए। उसके लिए आपको 4 पैसे ज़्यादा देने पड़ जाए, आप दीजिए। वो पैसा कल को आपको वर्थ लगेगा, और आपको लगेगा कि मैंने सही आदमी का सिलेक्शन किया है, और आपके नाम को वो आगे बढ़ाएगा। देन एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि दोस्ती में काम देना कई बार बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी पर रहम करके किसी दोस्त को दे दिया, काम पे रख लिया है, दोस्त के भाई को काम पे रख लिया, दोस्त के बच्चे को काम पे रख लिया, लेकिन उसके अंदर अगर एटीट्यूड नहीं है, उसके अंदर सीखने की क्षमता नहीं है, उसके अंदर सीखने की लालसा नहीं है, तो ऐसे आदमी को रख के आप परेशान हो जाएंगे, और कल को आपके लिए लायबिलिटी बन जाएगा। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी रखिएगा। और एक चीज़ और बता दूँ लास्ट आपको कि क्या आपको नहीं करना है, क्लाइंटेज का पूरा कंट्रोल और डाटा का पूरा कंट्रोल, ये 2 चीज़ें आपको अपने पास रखनी है। ये चीज़ आप अपने किसी टीम मेंबर के हाथ में मत दीजिए जब तक कि बिल्कुल ही आपका ट्रस्टवर्दी ना हो जाए, क्योंकि क्लाइंट एक बार आपके हाथ से निकल गया तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। उस वजह से डाटा भी अगर आपके हाथ से निकल गया तो मुश्किल हो जाएगी। ये 2 चीज़ों पे नियंत्रण आप हमेशा रखिएगा। तो याद रखिएगा, आपका ब्रांड आपकी टीम से बनता है और बिगड़ता भी है। ओके, तो मान लीजिए आपकी टीम सही काम कर रही है तो ही आपका ब्रांड बढ़ेगा। अगर आपकी टीम जितना अच्छा काम करेगी आपका ब्रांड उतना ज़्यादा चमकता जाएगा। अगर लेकिन आपके टीम मेंबर्स में किसी ने कुछ भी गलती की तो जिम्मेदारी आपकी है, आपका नाम बिगड़ेगा, और एक बार नाम बिगड़ गया तो उसका जो है रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आखिरी में मैं आपको बताना चाहूँ तो अगर इस बात को मैं आज ख़त्म करना चाहूँगा कि टीम मेंबर से क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं, तो सही तरीके से देखा जाए तो अगर आप स्मार्ट तरीके सिर्फ फ्रीलांसर्स को यूज़ करते हैं, फ्रीलांसर मतलब वो लोग जो इंडिपेंडेंट फ़ोटोग्राफी करते हैं, जिनका अपना खुद का कैमरा है, अपने लेंसेज वगैरह हैं, और उनको अगर आप सही तरीके से हायर कर लेते हैं और अपने सिस्टम में उनको जगह देते हैं, तो शुरुआत के दिनों में जब आपके पास कैपिटल की बहुत कमी है, आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इनके थ्रू आप अपना बहुत बड़ा ब्रांड खड़ा कर सकते हैं बहुत तेज़ी से। क्योंकि एक बड़ा फ़ोटोग्राफी बिजनेस वही होता है जो आज के समय में मार्केट का जितना ज़्यादा काम कैप्चर कर सके। तो आज के समय में सक्सेस सिर्फ कैमरा से नहीं आती, बल्कि टीम प्लस सिस्टम प्लस नेटवर्क से आती है। तो याद रखिएगा, अगर आपको मार्केट में इस्टेब्लिश होना है, अपना एक नेटवर्क खड़ा करना है, अपनी ब्रांड इमेज बनानी है, तो आपको सबसे पहले एक बड़ी टीम बनानी पड़ेगी। क्योंकि बचपन में हमारे यहाँ एक कहावत भी थी कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो अकेला आदमी क्या क्या करेगा, आप अकेले क्या क्या कर लेंगे। इसलिए कभी भी आप जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश मत करिए। आप सिर्फ अपने एक मेंटर का काम कीजिए कि मुझे अपने नीचे टीम डेवलप करनी है, मुझे अपने नीचे लोगों को ग्रूम करना है, उनको काम सिखाना है, अपना स्टाइल सिखाना है, अपनी शैली सिखानी है। और जो आपके अपने एथिक्स हैं बिज़नेस के, देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, बिज़नेस में एथिकल वैल्यूज़ की बहुत कीमत होती है। जितना ज़्यादा एथिकली काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको बिज़नेस मिलेगा। और यही चीज़ आप अपने टीम मेंबर्स में कूट कूट खबर दीजिए कि मेरे साथ काम करना है तो आपको एथिकल वैल्यूज़ को फुलफ़िल करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ये टीम मेंबर से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है समझ में आया होगा।
इसके बारे में अगर आपके मन में कोई सा भी सवाल आए हमसे ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ हमारे और दूसरे फोटोग्राफ़र भाई जो लोग बड़ी टीम के साथ काम कर रहे हैं वो भी अपना कुछ मार्गदर्शन देना चाहें, ज्ञान देना चाहें हमारे जूनियर्स को, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। मैंने अपना फ़ोन नंबर भी शेयर कर रखा है, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी अपना जो भी आपके व्यूज़ हैं वो हमें दे सकते हैं, आपकी पर्सनल क्वारीज़ हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों का जवाब देने की। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।